चलिए आज हम लोग रिवीजन करना चालू करते हैं एक नए क्लास का। ठीक है, जाते हैं हम लोग मेमोरी में। उसके बाद आज का पीडीएफ पहले खोल लेते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे ना, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। उसी में यूरोपियन का भारत में आगमन हो चुका था। क्षेत्रीय शक्तियाँ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्षेत्रीय शक्तियाँ बंगाल पार्ट 1 कर चुके थे। अब क्षेत्रीय शक्तियाँ हैदराबाद, अवध और मैसूर पार्ट 2 करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। ठीक है, देखिए ये एक बार हम पहले बता चुके हैं कि भारत का जो नक्शा है चतुष्कोणीय आकृति का है, इसलिए ये स्क्वायर जो बॉक्स लग रहा है वो भारत का नक्शा को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए दिल्ली दिल्ली पर किसका शासन था? मुगल साम्राज्य का था। उसके आस पड़ोस में जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्रीय शक्तियाँ का उदय हुआ, जिसमें अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर ये सब है। ठीक है, अवध हो गया आपको यूपी के पास का, हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हो गया, कर्नाटक हो गया इधर आंध्र प्रदेश और क्या बोलते हैं मैसूर कर्नाटक का हो गया। देखते हैं हैदराबाद में क्या, हैदराबाद को 1707, ठीक है ना, हैदराबाद को 1707 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली में जैसे बताए थे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ पे शासन उसका क्या बोलते हैं, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है मोहम्मद शाह रंगीला जो बना। ठीक है, जो कि उतना कारगर नहीं था, उतना जिम्मेदार नहीं था, उतना प्रतिभावान नहीं था, जिस कारण से बहुत सारा क्षेत्रीय शासक आ गया। और उसी क्रम में हैदराबाद आया। हैदराबाद कहाँ पे है? दक्कन, जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत है का क्षेत्र है ना, उसी में एक दक्कन है, उसी का है। ठीक है ना, उसका सूबेदार निजाम उल मुल्क उपाधि धारण करता था। निजाम उल मुल्क उपाधि धारण करता था। वास्तविक नाम चीन कलीज खां था, जो आसफ जहां वंश का था। और ऊपर में सर लिखे हैं कि आसफ जहां वंश का फाउंडर मीर कमरुद्दीन था। कौन था? आसफ जहां वंश का फाउंडर कौन था? मीर कमरुद्दीन। ठीक है, उसी आसफ जहां खां का, ठीक है ना, चीन कलीज खां था सूबेदार कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक है, और 1724 ईस्वी में, ठीक है, चीन कलीज खां ही था जो हैदराबाद को अलग राज्य करने के लिए अपना विद्रोह किया था। ठीक है, और उसी क्रम में क्या हुआ, 1798 में हैदराबाद, 1798, ठीक है, 1798 में हैदराबाद, ठीक है, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, जो कि विलेजली सहायक संधि कौन किया था? विलेजली सबसे ज़्यादा कराया था। ठीक है, और अंग्रेजी सेना हैदराबाद रियासत में रहेगी और हैदराबाद की ही उनका खर्चा वहन करेगा। सहायक संधि का मतलब क्या है कि अंग्रेजी सेना, ठीक है, अंग्रेजी सेना हैदराबाद की रियासत में ही रहेगी और उसका जितना खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो सारा का सारा कौन है? हैदराबाद का वहाँ का सूबेदार ही उठाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, हैदराबाद का भारत में हैदराबाद मिलना नहीं चाह रहा था, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। क्या हुआ? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ठीक है, और 1948 में 20 करोड़ रुपये पाक को दिया गया गोला बारूद खरीदने के लिए। ठीक है, 1948 में। और 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा इंग्लैंड ने, ठीक है ना, अपने भारत में मिलाया। ठीक है, और 17 सितंबर 1948, 13 सितंबर भी 13 नंबर भी थोड़ा खतरनाक है, और 17 नंबर 13 ठीक है ना, तो याद रखना है 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो
के द्वारा इतना इंडियन आर्मी के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, ठीक है। और 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो समाप्त हुआ। मैंने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ और 17 सितंबर 1948 को मतलब कि 4 दिन के समय में ऑपरेशन पोलो समाप्त हो गया और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया, ठीक है। 2024 में गृह मंत्रालय जो अमित शाह का मंत्रालय है, उन्होंने हैदराबाद को स्वाधीनता दिवस घोषित किया। हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया 17 सितंबर को, कहा कि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो समाप्त हुआ था और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया था, ठीक है। और निजाम उस्मान अली वीर बहादुर, ठीक है ना, निजाम उस्मान अली वीर बहादुर के मतलब याद में मतलब 17 सितंबर ही क्यों, निजाम उस्मान अली वीर बहादुर थे वहाँ पे, ठीक है ना। आगे बात है दक्कन का पठार, जानवे करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में है, वहाँ पे क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट है दक्कन का पठार, क्योंकि कपास के लिए उपजाऊ भूमि यहाँ होता था और कपास के लिए हमको लोग पता है कि काली मिट्टी जिसको रेगुलर मिट्टी जिसको स्वतः उसमें खुद जुत जाता है जब सूखता है, मैंने बारिश होगा तो वो चिकना हो जाएगा और क्या बोलते हैं कि जब सूखेगा तो उसमें दरार आ जाता है, इसलिए इसमें जोतने प्रदेश खुद ही जुट जाता है, इसलिए बराड़ क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इस बराड़ क्षेत्र का शासन निजाम करता है, इसलिए इसको निजाम का अपॉइंटमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। नोट में सर यहाँ पे लिखा है कि चार मीनार यहाँ पे हैदराबाद में, तो चार मीनार हैदराबाद में जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में बनवाया था, प्लेग समाप्त होने के स्मारक के रूप में, माने कि प्लेग वहाँ खत्म हो गया था ना हैदराबाद में, उसकी याद में, ठीक है ना, चार मीनार का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1551 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक वाला बात देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कर्नाटक वाला थोड़ा देख लेते हैं। पूर्वी तट पर कर्नाटक, ठीक है ना, खुद को क्या होता है कर्नाटक, मैंने कर्नाटक वाला में कर्नाटक का संस्थापक किसको माना जाता है? सदात उल्ला खां, ठीक है। और सदात उल्ला खां ने कर्नाटक का राजधानी अकाट, ठीक है ना, बनाया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि तीन वार हुआ एंग्लो कार्नेटिक वार, कितना? 3 हुआ। किसके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 1946 से 1946 बोल रहे हैं, सॉरी 1746, ठीक है ना। 1746 से लेके 1746 से 1763 के बीच में हुआ पहला जो कार्नेटिक वार हुआ उसका उसकी समाप्ति एक्सला साफेल संधि के द्वारा हुआ। सेकेंड कार्नेटिक वार का समाप्ति पांडुचेरी संधि के द्वारा, और तीसरा कार्नेटिक वार की समाप्ति पेरिस की संधि के द्वारा हुआ, जो कि वांडीवास का युद्ध हुआ था थर्ड में, 1900 क्यों बोल रहे हैं बार 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला जो है अवध का प्राचीन नाम कौशल है, ठीक है ना, जो कि महाजनपद काल में कौशल बोला जाता था अवध को, ठीक है। अवध महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गंगा नदी बेसिन इसके पास है, और जहाँ से गंगा नदी पास करेगा तो वहाँ का भूमि उपजाऊ होगा तो भू राजस्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अवध का सूबेदार कौन था? सआदत खां था, ठीक है ना, योग्य था, ठीक है। और 1772 ईस्वी में 1722 में अवध 1722 में अवध एक अलग राज्य की मांग हो गया 1722 में, ठीक है ना। राजधानी फैजाबाद बनाया गया, ठीक है ना। उपाधि, और जो सआदत खां है वो उपाधि धारण किए थे बुरहान उल मुल्क का उपाधि किसने धारण किया था? सआदत खां, जो कि सूबेदार थे अवध के, ठीक है ना। और 1722 ईस्वी में अवध एक अलग राज्य बना है, उसका राजधानी फैजाबाद था, ठीक है। और 1724 में हम लोग पढ़े हैं पहले कि हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, ठीक है, बना। और ये बात है सआदत खां बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं
यहाँ पे इसमें सर बताना चाह रहे हैं, इस स्लाइड में सर ये बताना चाह रहे हैं कि ये अवध पर सआदत खां थे, ठीक है। दिल्ली में मोहम्मद रंगीला था, और उसी समय नादिर शाह का आक्रमण हो गया था, लूटने के लिए आया था, ठीक है। कब आया था तो कब आया था? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में, जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं 1739 ईस्वी में क्या था, ठीक है। सआदत खां के आमंत्रण पर, अच्छा, सआदत खां जो था ना अवध वाला, वही आमंत्रण, उन्हीं के आमंत्रण पर नादिर शाह 1739 ईस्वी में, बोले थे ना 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है। तत्पश्चात सआदत खां डर के कारण आत्महत्या कर लेता है। कहा है कि सआदत खां ना ये बोला था ना कि यहाँ पे बहुत, दिल्ली में ना मुगल शासक के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो आया तो बिल्कुल भी पैसा उसको नहीं मिला, वो लौट रहा था, तो उसको लगा कि हमको जो बुलाया ना उसको मारेगा, मारने की सआदत का उसको लगा कि हमको मार पड़ेगा, जब हमको जान से मार देगा, इसलिए वो डर के मारे आत्महत्या कर लिया, ठीक है। अब सआदत खां के बाद उसका भतीजा सफदरजंग, ठीक है ना, शासक ये बना, क्या बोलते हैं वहाँ का, अवध का सूबेदार बना, ठीक है। अवध का नवाब बना। मुगल ये बोला कि अवध का नवाब ना मुगलों का वजीर होगा, ठीक है ना। सफदरजंग बोला अवध का नवाब मुगलों का वजीर होगा, ठीक है ना। और इसी सफदरजंग के नाम पर ही दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, ठीक है ना, दिल्ली एम्स के सामने, ठीक है ना। और सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला को तो आप जानते ही होंगे, क्या है कि बक्सर का युद्ध इसने किया था। कब? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध है, ठीक है ना। युद्ध में जुर्माना उर्माना इस पर खूब लगा था, और इलाहाबाद का क्षेत्र का जितना भी राजस्व सब मुगल शासक को देने का इसको मतलब हर्जाना भरना पड़ गया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय देने वाला शुजाउद्दौला थे, माने कि शाह आलम द्वितीय को आश्रय देने वाला कौन था? शुजाउद्दौला था, राइट। उसके बाद कौन आया? शुजाउद्दौला के बाद आसफ उदौला आया, जो कि लखनऊ को अपना राजधानी बनाया। कब? 1775 में रहना लखनऊ को राजधानी बनाने वाला कौन था? आसफ उदौला, ठीक है ना। और रूमी गेट और बड़ा इमामबाड़ा और रूमी गेट का भी स्थापना का एस्टेब्लिशमेंट भी आसफ उदौला ही किया था, ठीक है ना। 1801 में अवध सहायक संधि पर सिग्नेचर कर दिया। 1801 में क्या है कि 1798 में तो हैदराबाद, 1798 में 99 100 18 3 साल बाद मैंने अवध सहायक संधि पर सिग्नेचर कर दिया, ठीक है ना। सिग्नेचर कर दिया। अंतिम नवाब जो था अवध का वजीद अली शाह था, जो कि 1856 में अंतिम नवाब बना, ठीक है ना। उस समय आउटरम रिपोर्ट आया। कौन सा रिपोर्ट? आउटरम रिपोर्ट, जो कि अवध में कुशासन है, वो बोला गया आउटरम रिपोर्ट में बोला गया कि अवध में ना कुशासन है। इस रिपोर्ट के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध को विलय कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है ना। इसी की बेगम थी कौन? बेगम हजरत महल। किसका? वाजिद अली शाह का ही पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, जिसको तो आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल ही थी, ठीक है। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, डलहौजी जब गवर्नर जनरल था, उसी ने क्या किया था? हड़पने की नीति, जिसको डॉक्टरीन ऑफ लैप्स बोलते हैं, उसका विरोध 1857 क्रांति में की थी। कौन? बेगम हजरत महल, ठीक है ना। क्या कि उसके हस्बैंड के साथ धोखा हो गया था, कुशासन का आरोप लगा के पूरा का पूरा अवध को हड़प लिया गया था, इसीलिए बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विरोध कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे सर उसी चीज़ को समरी में लिखे हैं कि कैसे 1722 में सआदत खां जो अवध के हैं वो
अपना क्या बोलते हैं अवध को अलग स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए प्रयास किए। उसी बीच में 1749 में नादिर शाह का आक्रमण हो गया भारत पे। उसके बाद सफदरजंग बना, उसके बाद शुजा-उद-दौला बना, फिर आसफ बना, फिर 1801 में 1800 वही आसफ है जो लखनऊ को राजधानी बनाया और बड़ी इमामबाड़ा और ये क्या बोलते हैं रूनी गेट ये सब बनाया, ठीक है ना। 1801 में अवध सहायक संधि पर सिग्नेचर कर दिया, ठीक है ना। और 1856 में लास्ट वाजिद शाह बना और उसको शासन का आरोप लगाकर उसको क्या कर लिया, हड़प लिया, उसका पूरा का EIC में मिला लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैसूर आता है, ठीक है ना। तो मैसूर में सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में संघर्ष हुआ, ठीक है ना। कब 1565 के बीच में। और संघर्ष में 3 युद्ध हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में 3 संघर्ष हुआ 1565 के बीच में। 1-5-6-5 है ना, तो 1-5 और 1-5 को जोड़ देंगे तो 6 और फिर 5। तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना। एक हुआ तालीकोटा का युद्ध, दूसरा हुआ बनेरहट्टी का युद्ध, तीसरा हुआ राक्षस तांगड़ी का युद्ध, ठीक है ना। तो एक बार ताली माने ताली मारो, उसके बाद बनेरहट्टी हटना रे भाई, बनेरहट्टी, राक्षस तांगड़ी राक्षस माने कि ताली मारो, बनरहट्टी माने बानर हटी हटेगा तो ताली, राक्षस तांगड़ी, राइट। ये 3 युद्ध हुआ, ताली, बनेरहट्टी और राक्षस तांगड़ी का युद्ध, ठीक है ना। और राक्षस तांगड़ी का युद्ध था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन था। हरिहर बुक्का थे राजधानी है कहाँ, हम्पी कर्नाटक में था। तुलुप वंश है ना, तुलुप वंश कृष्णदेव के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। इसी के दरबार में अष्टदिग्गज थे, राइट ना। और मुक्त माल्यद ग्रंथ कृष्णदेव राय ही लिखे थे जो कि तेलुगु भाषा में है था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ तो उसी के अवशेष पर मैसूर राज्य का गठन हुआ, ठीक है ना। वाडियार वंश, जो मैसूर वंश पर किसका, वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराव अंतिम शासक जो था वाडियार वंश का, चिक्का कृष्णराज, ठीक है ना। नंदराज और देवराज, ठीक है ना। उसी का सिपाही था हैदर अली, उन्हीं का सिपाही था हैदर अली जो कि 1761 में, ठीक है ना, आधुनिक 1761 में इसी हैदर अली को आधुनिक मैसूर का संस्थापक कहा जाता है। और इसमें मैसूर को बनाने में हेल्प कौन किया भाई, फ्रांस किया हेल्प किसको, हैदर अली को, ठीक है ना, EIC से लड़ने में, ठीक है ना। कहा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 20 में उस समय क्या स्थिति था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 1763 के बीच में, 1756 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि अब उस समय क्या हुआ कि मैसूर में अलग राज्य स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए फ्रांस हेल्प कर दिया, तो EIC का उससे जल गया। अब जल गया तो क्या किया कि EIC तो संघर्ष हो गया। EIC का फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास से दोनों में संघर्ष हुआ और इसका रूप आंग्ल मैसूर युद्ध ले लिया, जो कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। उसमें से पहला 1766 से 1769 के बीच में हैदर अली के पहले 1767 से 69 के बीच में पहला युद्ध हुआ। 1780 है ना, 1780 से 84 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि 1790 से 1792 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1796 से 1799 के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है ना। और पहले युद्ध में हैदर अली थे, ठीक है ना, ठीक है।
और उस समय उस गवर्नर वेरेलस्ट थे। कौन थे? वेरेलस्ट, ठीक है। और ये समाप्त कैसे हुआ? मद्रास की संधि के बाद युद्ध विराम हुआ, ठीक है। मद्रास की संधि के बाद युद्ध विराम हुआ। उसी तरीके से सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 के बीच में हुआ, जिसके समय वैरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग थे, रहना। और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और बेटा टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ा और इस लड़ा और युद्ध का विराम मैंगलोर की संधि के बाद ये युद्ध विराम हुआ, ठीक है ना। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, रहना। टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें आधा मैसूर ईसाई को देना पड़ गया, ठीक है ना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1796 से 99 के बीच में हुआ, ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान लड़े रहे, ठीक है ना। और बिलेजली थे उस समय, ठीक है ना। टीपू सुल्तान की हत्या हो गई और मैसूर का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया। और उस समय बोले थे कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में है, ठीक है ना। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी बोला था कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में है, ना। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ कहा जाता है। फादर कौन थे इसके? टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली था, ठीक है ना। असली नाम फतेह अली साहब टीपू था, ठीक है ना। राजधानी श्रीरंगपट्टनम था, ठीक है ना। और जोकोबियन क्लब के सदस्य थे टीपू सुल्तान, ठीक है ना। ट्री ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है ना। इनका कथन था कि भेड़ों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए, ठीक है ना। नवाचार क्या क्या किए थे टीपू सुल्तान की? नौसेना को मजबूत करने का प्रयास किए, मापतौल की नई पद्धति, कैलेंडर पर प्रणाली लाए, ठीक है। रॉकेट प्रणाली का विकास किया, विदेशों में दूत भेजना शुरू किया, सिक्का ढलाई के लिए नए तरीके अपनाए। और हम बताइए कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में इनका टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो निज़ाम था हैदराबाद का निज़ाम, उसका प्रशासन व्यवस्था क्या था, कौन सा पद को क्या नाम था, वही हम लोग देख लेते हैं कि देशमुख किसको बोला था? देशमुख राजस्व संग्रहकर्ता, कलेक्टर, माने जो पैसा राजस्व पर उछलता था उसको देशमुख कहा जाता था। सरबस्तादार राजस्व ठेकेदार, बस्तादार को राजस्व ठेकेदार कहा जाता है। सर्द उर दूर दूर तक के वाला चर्च विभाग था। रहेगा काजी है सुबह, काजी माने जन्म करते हैं वकील होता है, तो भाई सिविल एंड आपराधिक प्रशासन काजी एसूब के अंडर में था, ठीक है। तो इस लेक्चर में सर इतना ही पढ़ाए थे। फिर मिलते हैं हम कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। बाय।